एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास बीएससी और बीएससी बीएड के प्रथम वर्ष के सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक जो ब्रायोफाइटा से रिलेटेड है। इस टॉपिक से संबंधित दो पार्ट पूर्व के लेक्चरर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। भाग 1 और भाग 2 की वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आप उनका अवलोकन करते रहिए, उसको देखते रहिए, समझते रहिए इसको। प्रीवियस क्लास के में हमने ये देखा था कि एंथोसिरोस की थैलस संरचना कैसे होती है और उसमें रिप्रोडक्शन के टाइप्स कौन से हैं, जिसके अंतर्गत हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल ऑर्गन के डेवलपमेंट से संबंधित एक टॉपिक का हमने जिक्र किया था, वो था डेवलपमेंट ऑफ एम्फिडियम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसी का दूसरा पार्ट जो रिलेटेड है आर्किगोनियम से। हम आज की इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे आर्किगोनियम का डेवलपमेंट एंथोसिरोस में किस प्रकार से होता है और ये संरचना हिपेटकोप्सीडा की तुलना में किस प्रकार से भिन्न होती है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखते हैं आर्किगोनियम पाया कहाँ जाता है। तो मूल रूप से थैलस की डोर्सल सतह पर वृद्धि बिंदु के जस्ट पीछे की ओर स्थित होता है। एंथोसिरोस में आर्किगोनियम पूर्ण रूप से थैलस में धसा हुआ होता है, अतः हम उसको अंतःस्थापित कहते हैं। अंतःस्थापित का मतलब हुआ थैलस में धसा हुआ पाया जाता है। एक लिंगाशयी जातियों के अंतर्गत स्त्रीधानी का विकास पुधानी से एक ही समय में या अलग अलग हो सकता है, लेकिन उभयलिंगाशयी प्रजातियों में पुधानी के विकास होने के बाद यानी पुधानी के पूर्ण रूप से विकसित होने के पश्चात ही आर्किगोनियम का विकास होता है। इसीलिए ऐसी प्रजातियों को पूर्वी प्रजाति या प्रोटोएंड्रस प्रकार की प्रजाति कहते हैं। जिस कोशिका से आर्किगोनियम का निर्माण होगा उसको हम आर्किगोनियम इनिशियल सेल्स कहते हैं। ये कोशिका अन्य कायिक कोशिका की तुलना में आकार में बड़ी होती है, सघन जीवद्रव्य पाया जाता है, संचित खाद्य पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। इसलिए इस इनिशियल सेल्स को वेजिटेटिव सेल्स से अलग पहचाना जा सकता है। इस कोशिका को नाम देते हैं आर्किगोनियम इनिशियल, प्रारंभिक कोशिका कह सकते हैं। आर्किगोनियम इनिशियल सेल्स में ओब्लिक अथवा प्रतिच्छेदी विभाजन होता है। तो यहाँ पे जो विभाजन हो रहा है वो ओब्लिक प्रकार का या तिर्यक प्रकार का कह सकते हैं। और इस तिर्यक प्रकार के विभाजन से दो प्रकार की कोशिका बनती है। एक कोशिका केंद्रीय भाग में होती है और 3 कोशिका परिधीय क्षेत्र की ओर स्थित होती है। जो परिधीय क्षेत्र की कोशिका है उसको जैकेट सेल कहते हैं, ये हमेशा 3 बनेगी। जो केंद्रीय कोशिका है वो प्राइमरी एक्सियल सेल कहलाती है, जो संख्या में 1 होती है। तो ये जो संरचना बनी हुई है वो उसको क्या नाम देंगे, जैकेट इनिशियल और जैकेट सेल। इसकी केंद्रीय भाग की कोशिका होगी उसको नाम देते हैं प्राइमरी एक्सियल सेल या सेंट्रल सेल। ठीक इसी प्रकार का
ये प्राइमरी एक्सियल या सेंट्रल सेल और ये दोनों कोशिका जैकेट कोशिका कहलाती है। अब आगे क्या होगा कि जब हम इसका अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो इस प्रकार का दिखता है, अनुदैर्ध्य काट काटते हैं तो इस प्रकार की दिखती है। दो कोशिका जैकेट कोशिका सामने की और एक जैकेट कोशिका इसके पीछे की और एक केंद्रीय कोशिका दिखाई देती है। प्राइमरी एक्सियल सेल या केंद्रीय कोशिका में एक समान अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो प्राथमिक अक्षीय कोशिका में एक समान विभाजन होता है जो अनुप्रस्थ प्रकार का माइटोसिस है। इससे दो कोशिका बनती है, एक तो बनती है अपर सेल और दूसरी बनती है लोअर सेल। अर्थात ये कोशिका तो हुई अपर सेल और ये कोशिका हुई लोअर सेल। अपर सेल की कोशिकाएं पुनः एक विभाजन के द्वारा विभाजित होती है और दो कोशिका बनाती है। इस दो कोशिका में सबसे ऊपर वाली कोशिका है वो कहलाती है इसकी कवर सेल और जो नीचे स्थित कोशिका उसको नाम देते हैं प्राइमरी नेक कैनाल सेल। इन दोनों का निर्माण किससे हुआ? अपर सेल से। अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, इसके फलस्वरूप ऊपरी कोशिका कवर सेल और निचली कोशिका प्राइमरी नेक कैनाल सेल बनी। कवर सेल या कवर इनिशियल में पुनः अनुप्रस्थ विभाजन होने से फलस्वरूप कवर का निर्माण हुआ या कवर सेल बनी जो कि लगभग 4 की संख्या में थी और ये चारों कवर सेल या ढक्कन कोशिका रोजेट रूपी संरचना में परिवर्तित हो जाती है। तो ये रोजेट रूपी संरचना बनेगी। तो प्राइमरी कवर सेल या कवर सेल इनिशियल से 4 कवर सेल्स का निर्माण होता है जो कि रोजेट लाइक ढक्कन का निर्माण करता है, आवरण का निर्माण करता है। प्राइमरी नेक कैनाल सेल पुनः अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 से 6 नेक कैनाल सेल्स का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 फिर पुनः विभाजित होगी तो ये कुल 4 कोशिका बनेगी। तो ये जो कोशिका है उसको नाम देते हैं नेक कैनाल सेल। आगे और विभाजित होगी तो कुल 4 से 6 की संख्या में बनाती है। जो लोअर सेल थी, इसी लोअर सेल को क्या नाम दिया गया था? प्राइमरी वेंट्रल सेल नाम। प्राइमरी वेंट्रल सेल। इस प्राइमरी वेंट्रल सेल में असमान विभाजन से 2 प्रकार की कोशिका बनती है। एक कोशिका जो छोटी होगी उसको नाम देंगे वेंट्रल कैनाल सेल और जो कोशिका बड़े आकार की होगी उसको नाम देते हैं एग सेल। तो यहाँ पर प्राइमरी वेंट्रल सेल में अनुप्रस्थ विभाजन से छोटी कोशिका वेंट्रल कैनाल सेल जो कैनाल नेक कैनाल सेल की ओर स्थित होती है और इसकी विपरीत भाग की ओर स्थित इस कोशिका को एग सेल कहते हैं। इस डायग्राम के अंदर इस कोशिका को नाम देते हैं एग सेल और इसको नाम देते हैं वीसीसी। इस प्रकार से अक्षीय कोशिका या केंद्रीय कोशिका से किसका निर्माण हुआ? 4 रोजेट लाइक कवर सेल का, 4 से 6 नेक कैनाल सेल का, 1 वेंट्रल कैनाल सेल और 1 ही एग सेल बनती है। अब रही बात कि जो 3 जैकेट कोशिका बनी थी इनका फ्यूचर क्या हुआ? 3 जैकेट कोशिका 1 2 3 है। एक अनुप्रस्थ विभाजन से 2 टियर बनाती, तो ऊपर भी 3 होगी और नीचे भी 3 होगी। तो ये अपर टियर की जैकेट कोशिका, ये लोअर टियर की जैकेट कोशिका, इसको नाम देते हैं अपर टियर और इसी को नाम देंगे लोअर टियर। लोअर टियर की कोशिका है जो जैकेट कोशिका है
वो अंडजा क्षेत्र के चारों ओर आवरण का निर्माण करती है, इसलिए इसको अंडजा कोशिका कहते हैं, वेंट्रल सेल कहेंगे। अपर टीयर की तीनों कोशिका पुनः विभाजित होकर के 6 ग्रीवा कोशिका का निर्माण करता है। तो 1 2 3 3 है, फिर पुनः विभाजित होगी तो 6 बनेगी, तो 1 2 3 4 और 4 के बाद में 1 2 3 4 5 और 6। तो ये जो 6 कोशिका बनी हुई है इनको नाम देते हैं नेक सेल। नीचे वाली कोशिका है वो वेंट्रल सेल, अर्थात जैकेट कोशिका में एक अनुप्रस्थ विभाजन से 2 टीयर बनते हैं। अपर टीयर की कोशिका पुनः विभाजित होकर 6 ग्रीवा क्षेत्र की कोशिका या ग्रीवा कोशिका का निर्माण करेगी, जबकि लोअर टीयर की कोशिका कई बार विभाजित होकर के वेंट्रल सेल्स का निर्माण करती है। ये वेंट्रल सेल वेंट्रल पार्ट के चारों ओर स्थित होती है। तो ये अपर टीयर की कोशिका नेक सेल के अंदर परिवर्तित होगी, एनसी बनाएगी और ये एनसी सामान्यतः 6 की संख्या में होगी, जबकि लोअर टीयर की कोशिका वेंट्रल पार्ट का निर्माण करती है। इस प्रकार बनी हुई एक स्ट्रक्चर को आर्कीगोनियम कहते हैं, या हम इसको स्त्रीधानी कहेंगे। इस एंथोसिरोस की आर्कीगोनियम में 2 पार्ट है, ग्रीवा क्षेत्र का पार्ट और वेंट्रल पार्ट। वेंट्रल पार्ट के अंदर वेंट्रल कैनाल सेल और एग सेल प्रेजेंट होगी, जबकि ग्रीवा क्षेत्र या नेक रीजन के अंतर्गत नेक सेल, नेक कैनाल सेल और रोजेट लाइक कवर पाया जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हिपेटकोप्सिडा की तुलना में डिफरेंट होता है वो ये है, एंथोसिरोस की स्त्रीधानी के चारों ओर पाई जाने वाली नेक सेल की संरचना एंथोसिरोस के थैलस की कोशिका अथवा कायिक कोशिकाओं के लगभग समान होती है। इसलिए हम अनुप्रस्थ काट में आसानी से ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि नेक सेल एकल परतीय है अथवा बहुपरतीय, क्योंकि दोनों ही समान प्रकार की दिखाई देती है। तो हम ये कहते हैं कि एंथोसिरोस में नेक सेल और कायिक कोशिका है समान होती है, अर्थात नेक सेल अविभेदित होती है। तो विद्यार्थियों, यहाँ तक का टॉपिक है वो डेवलपमेंट ऑफ आर्कीगोनियम है। एंथोसिरोस में जब जनन अंगों का पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है या जनन अंग परिपक्व हो जाता है, उस स्थिति में फर्टिलाइजेशन अथवा निषेचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जैसा कि पुधानी के विकास के अंतर्गत देखा था कि जनन अंगों का विकास हमेशा कम दीप्तिकाल अथवा हार्श दीप्तिकाल की प्रेजेंस में होता है। इसलिए ये दीप्तिकाल हमेशा निषेचन की क्रिया को प्रभावित करता है। लैंगिक जनन संरचनाओं के विकास के बाद अब हम पढ़ते हैं जनन संरचना का अगला भाग या जनन प्रक्रिया का अगला भाग, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। विद्यार्थियों, एंथोसिरोस में फर्टिलाइजेशन का जो प्रकार है उसको हम अंतःनिषेचन कहते हैं, अर्थात नर युग्मक पुंगणु पुधानी से पृथक होकर स्त्रीधानी में स्थित अंड कोशिका तक पहुंचता है। इसमें अंड कोशिका या मादा युग्मक कभी भी स्त्रीधानी से बाहर नहीं निकलता। दूसरा,
फर्टिलाइजेशन वो होता है जिसमें युग्मक धानियों से दोनों ही प्रकार के युग्मक वातावरण के अंदर मुक्त होते हैं और बाह्य वातावरण में संयोगिक रूप से रैंडमली फर्टिलाइज होते हैं, उसको बाह्य निषेचन कहते हैं। एंथोसिरोस में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को हम डिस्कस करते हैं। उभयलिंगाश्यी जातियों में पुधानी पहले विकसित होती है, आर्किगोनियम बाद में विकसित होता है। इस अवस्था को प्रोटोएंड्रस कहते हैं। एक ही पुधानी चैम्बर में, पुधानी कोष्ठक में एक से अधिक पुधानियाँ पाई जा सकती है, लेकिन जो पहले परिपक्व हुई है वो पहले परिस्फुटित होती है और बाद में परिपक्व होने वाली बाद में परिस्फुटित होती है। इस पुधानी चैम्बर के ऊपरी भाग में पाई जाने वाले इस स्ट्रक्चर को रूफ कहते हैं। रूफ के विघटित होने से जल चैम्बर के अंदर प्रवेशित होता है। अब इसी स्थिति में इस पुधानी के अग्रभाग की जैकेट कोशिका के विघटन होने से एक पोर बनता है। सभी पुमणु एक समूह के रूप में इस पोर से बाहर निकल करके जल में मुक्त हो जाते हैं। इसी समय स्त्रीधानी परिपक्व होने से एनसीसी और वीसीसी विघटित होकर श्लेष्म में ये पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस पदार्थ के निर्मित होने से इसके ऊपर उपस्थित रोजेट रूपी ढक्कन कोशिका पृथक हो जाती है और श्लेष्मा बूंद के रूप में स्त्रीधानी के शीर्ष भाग पर पाई जाती है। इस म्यूकस में या म्यूकस ड्रॉप में रासायनिक पदार्थ और आयंस प्रजनन होने के कारण ये जल में तैरते हुए पुमणुओं को स्त्रीधानी की ओर आकर्षित करते हैं। पुमणुओं का रसायनों से आकर्षित होकर के स्त्रीधानी की ओर गमन करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस क्रिया को रसायन चलन गति कहते हैं। एक से अधिक या बहुत सारे पुमणु इस स्त्रीधानी के पास में आने के कारण इस श्लेष्मीय बूंद में उलझ जाते हैं। उलझने के बाद में ये ग्रीवा नाल और ग्रीवा नाल कोशिका तथा अंडदार नाल कोशिका वेंट्रल कैनाल सेल के विघटित होने से बने हुए मार्ग द्वारा यानी ग्रीवा क्षेत्र या ग्रीवा नाल से होते हुए अंड कोशिका तक पहुंचते हैं। ध्यान रखना कि एक से अधिक पुमणु अंड कोशिका तक पहुंचने में सफल हो पाते हैं, लेकिन केवल एक पुमणु ही इस अंड कोशिका के साथ में निषेचित हो पाता है। निषेचन के पश्चात एन अंड कोशिका 2N कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। इस द्विगुणित कोशिका को जाइगोट कहा जाता है। जाइगोट का निर्माण होने के पश्चात शेष अन्य पुमणु निष्क्रिय हो जाते हैं या विघटित हो जाते हैं। जाइगोट के चारों ओर एक मोटे आवरण का निर्माण होने से ऊ स्पोर स्ट्रक्चर बनती है और ये ऊ स्पोर एक इस एंथोसिरोस के लिए एक रेस्टिंग स्टेज होती है जो कि द्विगुणित है। ये जाइगोट अंकुरित होकर के 2N थैलॉइड प्लांट बॉडी का निर्माण करता है और उस संरचना को स्पोरोफाइट कहते हैं, जिसको बीजाणुद्भिद कहते हैं। बीजाणुद्भिद का विकास जाइगोट से हुआ। जाइगोट स्त्रीधानी के अंदर पाया जाता है। स्त्रीधानी थैलस के अंदर अंतर स्थापित होती है, इसलिए यहाँ से विकसित होने वाली संरचना थैलस के ऊपरी भाग में पाई जाती है। विद्यार्थियों, थैलस की संरचना पढ़ते समय ये पढ़ा था कि थैलस पर पाई जाने वाली सिंगनुमा संरचना, जिसके कारण इसको हॉर्नवर्ट कहते हैं, वही सिंगनुमा संरचना इस प्लांट का स्पोरोफाइट कहलाता है। अगले लेक्चरर के अंतर्गत हम स्पोरोफाइट का विकास या जाइगोट का जर्मिनेशन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। इसलिए आप लगातार इस YouTube चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियोज़ का अवलोकन करते रहिए। एक बात ध्यान रखिए कि किसी टॉपिक को कंप्लीट पढ़ने के लिए
इसके सभी पार्ट्स को या सभी पार्ट्स की वीडियो का देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक बात और, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज की इस क्लास की समाप्ति पर नमस्कार, जय हिंद।